बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का लेक्चर है, चैप्टर 3 है। इस चैप्टर 3 में हम थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल का चैप्टर है। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमारा टॉपिक है। हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उसमें ये होगा कि पहली बात तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड देखें, आपको पता है हमारे पास अमूमन जो मेजर लेवल पे हम देखते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड है और एक कोवलेंट बॉन्ड है। ये आमतौर पे हमारे पास जो मेजर आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। वैसे अगर हम देखते हैं मेटेलिक बॉन्ड भी मौजूद है और डेटिव बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी जो बॉन्डिंग्स हैं, ये बॉन्डिंग्स को देख के हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं कि बॉन्डिंग क्या है। बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्डिंग क्या है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये अमूमन हमारे पास कितने किस्म के हैं? आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसी तरह डेटिव बॉन्ड भी होता है, डेटिव बॉन्ड भी है, मेटेलिक बॉन्ड भी है, मेटेलिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स हैं हमारे पास। इन बॉन्ड्स को देख के हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर लेते हैं। बॉन्ड को देखना है और प्रॉपर्टीज़ को हमने डिसाइड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम आज का जो टॉपिक है वो यही है कि बॉन्डिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, कहाँ पे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी क्या है देखें। प्रॉपर्टी ये देखिए, मार्कर क्या है? हार्ड है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ये हार्ड है। अच्छा, इसका जो कैप है ये किस कलर का है? ब्लैक। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। अगर मैं इसको आग के करीब लेके जाता हूँ, चूँकि प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीमर है, तो अगर मैं इसको आग के करीब लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो इसका जो पिघल जाना, ये भी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो अब प्रॉपर्टी दो किस्म के हैं। एक किस्म की प्रॉपर्टी को फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये दो किस्म के प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। अब पहचान क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी की पहचान क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी की पहचान क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी की पहचान इसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्शन करना है। रिएक्शन करने का क्या मतलब है? रिएक्शन करने का मतलब यह है कि एक नई चीज़ बन रही होती है, दो चीज़ें आपस में मिल रहे हैं, एक नई चीज़ बन रही होती है। ये आमतौर पे इसको रिएक्शन कहते हैं, रिएक्टिविटी कहते हैं। रिएक्टिविटी देखना है। दूसरा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब फिर ये है कि हम दो चीज़ों को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। इनके इस रिएक्शन के करने की वजह से जो नई चीज़ बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो किस स्पीड से बन रहा है, वो कितने टाइम में बन रहा है, टाइम के साथ हम चीज़ों को टैली कर रहे होते हैं, उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी आम तौर पे हम
केमिकल प्रॉपर्टी हम आम तौर पे बॉन्डिंग के इन्वॉल्वमेंट को देख रहे होते हैं। बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्ड बन रही है, कौन सी बॉन्ड टूट रही है, किस तरह की बॉन्डिंग बन रही है और किस तरह की बॉन्डिंग टूट रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल जो ज़ाहिरी नज़र आती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें नज़र आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जो प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है उस प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी। कैसे नज़र आ रही है? देखिए, 5 सेंसेस है, बिल्कुल है। 5 सेंसेस के ज़रिए से हम चीज़ को देख रहे हैं। ये हमने देखा है। अच्छा, इस मार्कर कलर क्या है? ब्लैक। ये कैप का कलर कैसा है? ब्लैक। तो ये जो ब्लैक है ये क्या है? ये हमने कैसे मालूम किया? देख के मालूम किया है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। कलर क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि हम आ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ तो हम 5 सेंसेस से हेल्प नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइनर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। माइनर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से भी जब हम कोई प्रॉपर्टी मालूम कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर जिसमें विच कन्वर्ट, जो क्या करता है? विच कन्वर्ट क्या? सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड इनटू लिक्विड। जब एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम यहाँ आ रहे हैं बॉन्डिंग। पहले हम देखने जा रहे हैं कि क्या बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट पर कोई असर होता है या नहीं होता है। चीज़ें हमारे पास अमूमन 2 किस्म की हैं। आयोनिक बॉन्ड रखने वाली हैं, कोवलेंट बॉन्ड रखने वाली चीज़ें हैं। जो आयोनिक बॉन्ड रखते हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। जो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं उनके अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब अगर हम आयोनिक चीज़ों को मेल्ट करना चाह रहे हैं, हम आयोनिक चीज़ों को मेल्ट करना चाह रहे हैं और दूसरे तरफ कोवलेंट चीज़ों को भी मेल्ट करना चाह रहे हैं, तो कौन सी चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाएगी? कोवलेंट चीज़ें अमूमन जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। कोवलेंट चीज़ें क्यों जल्दी मेल्ट हो रही हैं, ये थोड़ा सा आप इस बात को समझ लो तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। वो ये है कि मैं इस पॉइंट को यहाँ बता देता हूँ कि क्या वजह है कि कोवलेंट चीज़ें क्यों जल्दी ये देखें, ये इधर लिख देता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो कोवलेंट चीज़ें होती हैं, जो आयोनिक जो चीज़ें हैं वो इस तरह है। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर यहाँ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव में मिले हुए होते हैं। हम अब इसको मेल्ट करना चाह रहे हैं। इसको मेल्ट करने के लिए हमने इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को तोड़ना है।
इसको मेल्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको तोड़ना है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन को हमने तोड़ना है। यहाँ देखें, यहाँ हम मेल्ट करना चाह रहे हैं तो हमने अमूमन इस अट्रैक्शन को तोड़ना है। ये अट्रैक्शन टूट जाएगी, फिर हमने क्या करना है, ये अट्रैक्शन तोड़नी है, ये अट्रैक्शन तोड़नी है। इस अट्रैक्शन के टूट जाने के बाद इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको भी तोड़ना है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको भी तोड़ना है। इधर जो अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को तोड़ना है। इन सारे अट्रैक्शंस को तोड़ने के बाद कोई भी हमारे पास जो सॉलिड चीज़ है वो मेल्ट हो जाती है। उसके मेल्ट होने के बाद ये पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है, पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है। ये इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इनको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि पहले इन दोनों को अलग करना है, फिर यहाँ से अलग करना है, ऊपर नीचे भी है, साथ में भी है, इन सब को अलग करना है। तो इनको अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इस वजह से अगर हमारे पास कोई भी आयोनिक सॉलिड मौजूद है, कोई भी अगर आयोनिक सॉलिड मौजूद है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। अगर हमारे पास कोई कोवलेंट चीज़ मौजूद है, कोई भी हम ले लेते हैं, एक कोवलेंट चीज़ ले लेते हैं, तो ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है और ये दूसरा कोवलेंट मॉलिक्यूल है और ये इस तरह तीसरा कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये कोवलेंट है, ये कोवलेंट आपस में ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब इस ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये अट्रैक्टिव फोर्स वीक फोर्स होती है। ये अट्रैक्टिव फोर्स इनको सॉलिड बना के रख रही है। हम इस वीक फोर्स को हम लंदन फोर्स कहते हैं। लंदन फोर्स इसका नाम है। ये क्या है, ये लंदन फोर्स इसका नाम। तो लंदन फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स है। तो लंदन फोर्स के वीक फोर्स है, ये आयोनिक फोर्स है, आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स है इनके दरमियान में ये ग्रेटर फोर्स होते हैं। ये वाली जो फोर्स है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स है ये ग्रेटर फोर्स है। तो ये ग्रेटर फोर्स यहाँ पे मौजूद है। इस ग्रेटर फोर्स की वजह से इनको पिघलाने में, मेल्ट करवाने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और यहाँ जो ये कोवलेंट सॉलिड है, ये क्या है, ये कोवलेंट सॉलिड है। ये कोवलेंट सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है वो वीक फोर्स है। इस वीक फोर्स होने की वजह से ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक सॉलिड्स हैं, तो उसको मेल्ट करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास कोवलेंट सॉलिड है, उसको मेल्ट करवाने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के तरफ। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि हम किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं। गर्म करने की वजह से वो लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बुखारात में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वेपर्स जो है उस लिक्विड के ऊपर जमा होते जा रहे हैं, तेज़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तेज़ी से इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको घेर के रखता है। इस वजह से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, जब ये जो वेपर प्रेशर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इनके बराबर होने के टाइम
पे फिर ये कोई भी लिक्विड बॉयल करने लगता है तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, एट विच, जिसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू, वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ फिर हम अगर किसी आयनिक चीज़ की बात करते हैं तो कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास पोलर सब्सटेंस है, हमारे पास कोई पोलर लिक्विड है, एक पोलर लिक्विड है और एक नॉन पोलर लिक्विड है। अगर हमारे पास दो किस्म के लिक्विड्स मौजूद हैं, एक लिक्विड पोलर है, एक लिक्विड नॉन पोलर है। जो पोलर लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उस फोर्स को डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन कहते हैं। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको लंडन फोर्स कहते हैं, लंडन फोर्स कहते हैं। तो ये जो लंडन फोर्स है, ये जो लंडन फोर्स है, ये लंडन फोर्स चूँकि वीक फोर्स है और डाइपोल डाइपोल जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए अगर हमारे पास आयोनिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, कोवलेंट सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो लेस होता है। फिर हम डेंसिटी की तरफ अगर आ जाते हैं तो डेंसिटी में ये डेंसिटी है, डेंसिटी में भी हम ये बता सकते हैं कि जब आयोनिक कोई भी अगर आयोनिक सब्सटेंस है हमारे पास कोई भी आयोनिक सब्सटेंस है, तो आयोनिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, या पोलर सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होते हैं। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो आयोनिक सब्सटेंस है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। दूर होने की वजह से उनका वॉल्यूम ग्रेटर हो जाता है, वॉल्यूम के ग्रेटर होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी के लिए हम ये देखते हैं कि मास है अपॉन वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम है। आयोनिक सब्सटेंस में अगर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो अगर अट्रैक्ट करके रखते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, तो तब तो डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसी आयनिक फोर्स मौजूद है जिसमें रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये एक दूसरे का वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देते हैं। एक दूसरे के वॉल्यूम को एक्सपेंड करने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर ये डेंसिटी कम हो गई है। कलर में एज सच हम कोई नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ बस सिर्फ आप इतना तो याद रख लो कि कलर एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कलर का जो आम तौर पे जो ताल्लुक़ होता है वो बॉन्डिंग पर शायद ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो सॉल्युबिलिटी हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्युबिलिटी के हम उसके तरफ आ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी अगला आगे जाके हमने मेजर पॉइंट से पढ़ना है। तो मैं बॉन्ड एनर्जी की तरफ आ जाऊंगा। जो बॉन्ड एनर्जी है, अगर आयोनिक बॉन्ड है और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है, और अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इनके जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है, अब कोवलेंट बॉन्ड को हमने तोड़ना है, तो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए
ये दो एटम्स की बात मैं कर रहा हूँ। ये दो एटम है, दोनों इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। ये दो एटम है, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। इन दोनों को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान है, इन दोनों को तोड़ना मुश्किल है। मैं एज अ बल्क बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ दो एटम के बीच की बात कर रहा हूँ। फिर ये वेपर प्रेशर आ जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर आ जाता है। वेपर प्रेशर में फिर हम ये देखते हैं कि एक लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर जो है वो उसके वेपर्स उस लिक्विड के ऊपर जमा होते जा रहे हैं, उससे के ऊपर जमा होते जा रहे हैं। अब ये वेपर्स उसी लिक्विड पर प्रेशर डाल रहे हैं, ये वेपर्स उसी पर प्रेशर डाल रहे हैं। उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं जब इक्विलिब्रियम का प्रोसेस यहाँ डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ फिर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है, अगर पोलर है, आयोनिक कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर कोवलेंट है, कोवलेंट होने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ये इन सारे आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का इन पर असर होता है। हमारा जो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है वो ये है कि हमने ये पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी, हमने ये अब पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी का क्या ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड क्या है। पहले तो यह कि हमें सॉल्युबिलिटी मालूम होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ solute dissolved, the amount of solute dissolved, कहाँ dissolved? in 100 ग्राम of water, या सॉल्वेंट कर दो, सॉल्वेंट एट सॉल्वेंट जो है इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कोई भी चीज़ है हमारे पास, हम अगर पानी का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हमने पानी 100 ग्राम ले लिया है, 100 ग्राम पानी लेके रखा हुआ है। अब हम उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं। कितना सोल्यूट बन रहा है ताकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सके। टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हम बनाना चाहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के बनाने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की ज़रूरत है, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी के रूल्स में क्या है, सॉल्युबिलिटी के रूल्स में ये है कि लाइक डिसॉल्व लाइक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, डिसॉल्व्स लाइक, ये रूल है। इस रूल का मतलब यह है कि अगर आपके पास जो सोल्यूट है वो अगर पोलर है, तो आपके पास सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। अगर सोल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। ये अमूमन लाइक डिसॉल्व लाइक, ये सॉल्युबिलिटी का रूल है। ये सॉल्युबिलिटी के रूल के मुताबिक चीज़ें डिसॉल्व हो रही होती है, इस रूल के मुताबिक चीज़ें डिसॉल्व हो रही होती है। तो इसलिए अमूमन हम अगर आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना चाहते हैं, हम अगर आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं
हम ये चाह रहे हैं कि हम आयोनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करें, आयोनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। तो इनके लिए अगर ये सॉल्यूट है, अगर ये सॉल्यूट है तो इनके लिए जो सॉल्वेंट होगी वो कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए? वो सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट इनके लिए फिर कौन सा होना चाहिए? इनके लिए फिर जो सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आयोनिक कंपाउंड डिज़ोल्व हो सकते हैं, वरना ये आयोनिक डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। और जब भी हम कोई भी सॉलिड चीज़ अगर वो आयोनिक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, अब ये पानी जो है, पानी में ये डिज़ोल्व होने आ रहा है। तो ये पानी, ये जो सोडियम है ये टूट जाएगा पानी में जाने के बाद और ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसा हो गया, ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखें, एक पॉजिटिव चार्ज एक पोलर मॉलिक्यूल के गिर्द, पोलर मॉलिक्यूल्स इसके गिर्द जमा हो रहे हैं। इसी तरह ये एक जो नेगेटिव चार्ज है इसके गिर्द भी ये जमा होते जा रहे हैं, ये इस तरह जमा होते जा रहे हैं। ये सारे इस तरह जमा होते रहते हैं और इनकी इस तरह जमा होने की वजह से ये जो है ना डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये हमारे पास सोल्यूट है तो इन सोल्यूट के बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब यहाँ पे पानी आ रहा है और पानी क्या कर रहा है? इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ भी पानी आ रहा है और ये पानी क्या कर रहा है? इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर इनकी अट्रैक्शन की जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अगर ग्रेटर है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये डिज़ोल्व हो जाता है और इस तरह ये पानी से मिल जाता है जैसे ऊपर बनाया है, और ये डिज़ोल्व हो जाता है और ये इस तरह पानी के साथ मिल जाता है जैसा कि ऊपर बनाया है। फिर वो आयोनिक चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हम डाल रहे हैं जो आयोनिक नहीं है, अगर आप कहते हैं कि उसकी कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो ये मैं दे दूँगा रेत की एग्जाम्पल की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसको हमने पानी में डाल दिया और इसको पानी में डालने की वजह से अब ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये ग्रेटर फोर्स है। ये ग्रेटर फोर्स होने की वजह से ये इन दोनों को नहीं तोड़ सकता है। जब ये इन दोनों को नहीं तोड़ रहा है तो फिर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो चीज़ें डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड बातें हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तरफ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बॉन्ड पर कैसे असर करती हैं। देखिए, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जो आमतौर पे जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आमतौर पे जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है? वो मोर रिएक्टिव है। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं
वो मोर रिएक्टिव है, और जो कोवलेंट कंपाउंड है वो लीस्ट रिएक्टिव है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। कंपाउंड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो आयोनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव है। आयोनिक कंपाउंड के मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ग्रेटर है, और इसी तरह इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्रेटर है। आयोनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ग्रेटर होता है। रिएक्शंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, सवाल ये है कि वजह क्या है, वाई आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, आर मोर रिएक्टिव। क्यों आयोनिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है? इनके ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है? इनके रिएक्टिव होने की वजह यह है कि हम हमेशा जब भी आयोनिक कंपाउंड का रिएक्शन किसी के साथ करवाते हैं तो हम सबसे पहले इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। इनको आम तौर पे पानी में डिज़ोल्व करते हैं। पानी में डिज़ोल्व करने की वजह से हम सपोज़ हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ये हमने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। अब पानी में डिज़ोल्व करने की वजह से इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि डिज़ोल्व हो गए तो इसका मतलब ये टूट गए का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएं। इनका रिएक्शन करवाने के लिए जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव फ़ौरन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इस फ़ौरन एक दूसरे के साथ मिल जाने की वजह से रिएक्शन फ़ौरन हो जाता है। रिएक्शन फ़ौरन हो गया है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड हो गया, ये कोवलेंट हो गया। कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड का अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते भी हैं तो वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर में हम उसको बनाते हैं, जैसा कि बेंजीन हो गया, जैसा कि ईथर हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में हम उसको बनाते हैं। इस तरह बनाने की वजह से ये आयंस में नहीं टूटते हैं। ये क्या है? आयंस में नहीं टूटते हैं। इनके वो कंडीशन उसी तरह होती है, वो सिर्फ ये है ये इस तरह इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं वो टूट जाती है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं टूटता है। मॉलिक्यूल को रिएक्शन को करवाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट जाए और इनका बॉन्ड अलग हो जाए, ये एटम एक दूसरे से अलग हो जाए। आयोनिक कंपाउंड है, पानी में डालने की वजह से ये इनका बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड को अगर हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन अगर बना भी लेते हैं, तो इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है ये वीक फोर्स होती है, पूरा मॉलिक्यूल नहीं टूटता है। तो अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद इस मॉलिक्यूल को यहाँ से तोड़ना है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से तोड़ना है, इसको यहाँ से तोड़ना है, इसको यहाँ से तोड़ना है। जब ये यहाँ से टूटने लगेंगे फिर जाके ये रिएक्शन करेंगे। इस वजह से इनका रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही स्लो होता है। इनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? वो फास्ट होता है। इसी तरह अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात यहाँ डिस्कस करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन के मुकम्मल होने में कौन कितना टाइम लगाता है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है आयोनिक कंपाउंड का, ये
ये बहुत तेज़ी से होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ है। लेकिन अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये इस तरह ये सारे जो है ना बॉन्ड ही है जो प्रॉपर्टी पर इफ़ेक्ट डाल रही है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल है। देखें जो आयोनिक बॉन्ड होता है, जो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो इस तरह है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज इस तरफ से भी आता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ से भी आता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ से भी आता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ से भी आता है। और अगर मैं इस मार्कर को नेगेटिव चार्ज समझने लगूं तो एक नेगेटिव चार्ज इस तरफ से भी आता है और एक नेगेटिव चार्ज बोर्ड के पीछे से भी आता है। तो ये सारे के पॉजिटिव नेगेटिव इनका कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। ये चूंकि एक पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और पूरे मालिक और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। अगर आप इसको हाइपोथेटिकली समझना चाहते हैं, जैसा एक बॉल है, अब इस पूरे बॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पूरे बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जिस डायरेक्शन के तरफ से भी आएगा ये बॉन्ड बना लेगा। इसलिए जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल है। कैसे डायरेक्शनल है? देखें, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अभी जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बॉन्ड बनेगा? ये जो फ्लोरीन है ये इस बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इस वजह से ये इस फ्लोरीन के तरफ ऐसा जाएगा। ये एक डायरेक्शन शो कर रहा होता है कि ये एक डायरेक्शन की तरफ होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? डायरेक्शनल है। इसलिए ये डायरेक्शनल है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे ये जब शेयरिंग कर रहे होते हैं तो इनका डायरेक्शन का पता होता है कि ये ऐसा नहीं है कि इस तरफ से भी आ रहे हैं, इस तरफ से भी आ रहे हैं, इस तरफ से भी आ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये नॉन पोलर में क्या होते हैं, नॉन पोलर में देखिए ये इसका एक एटम है, ये इसका दूसरा एटम है, तो ये दोनों देखिए यहाँ मिलने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब अगर एक एटम ऐसा है, फर्ज कर लेते हैं आसानी से समझाने के लिए, अगर एक एटम ऐसा है और दूसरा एटम अगर ऐसा है, अब ये देखें, अब ये इस तरफ से ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। बॉन्ड को बनाने के लिए लोन पेयर के डायरेक्शन में जाना होगा, अनपेयर के डायरेक्शन में जाना होगा। बॉन्ड के बनाने के लिए अनपेयर के डायरेक्शन में जाना होगा। तो डायरेक्शन में जाने के लिए ये बॉन्ड फिर क्या कहलाएगा? ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ था। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, वेपर प्रेशर, इन सब को हम क्या कहते हैं? इन सब को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? रिएक्टिविटी को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में जो है, जो अगर सॉलिड है, आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज को बहुत सारे नेगेटिव चार्ज सराउंड कर रहे होते हैं, हर एटम के लिए डिफरेंट होते हैं। ये यहाँ से भी सराउंड कर रहे हैं, ऊपर से भी सराउंड कर रहे हैं, नीचे से भी सराउंड कर रहे हैं। तो इनको मेल्ट करवाने के लिए हर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के साथ अलग करना होगा। इस अलग करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए हम ये क्या कहते हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं
वो क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के शक्ल में होता है। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, दूसरा कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में एक वीक फोर्स होती है। इस वीक फोर्स को लंडन फोर्स कहते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी अगर हम देखना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पर अगर हमारे पास 100 ग्राम पानी है या 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट हैं जो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, उस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी अमूमन जो है वो लाइक डिज़ोल्व लाइक के रूल पे चल रहा होता है। अगर पोलर सोल्यूट है तो सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। और इसी तरह आयोनिक कंपाउंड है, वो क्या है, सोल्यूट उनका पोलर होता है, इसलिए उनका सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। तो अमूमन जो आयोनिक कंपाउंड है वो अक्सर पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इनके डिज़ोल्व होने के लिए फेनोमिना है कि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अगर वीक है और सॉल्वेंट के खींचने की फोर्स अगर ज़्यादा है तो फिर वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड में हम ये देखना चाहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्यों मोर रिएक्टिव होता है। उनके रिएक्टिव होने की वजह यह है कि जब हम सोल्यूशन बनाते हैं रिएक्शन करवाने के लिए तो पहले से ही इनके आयंस बने हुए होते हैं, हम इनको मिला देते हैं तो ये जो आयंस है ये आपस में जल्दी से मिल जाते हैं, इसलिए इनका रिएक्शन तेज़ है और रेट ऑफ रिएक्शन भी इनका तेज़ है, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो तेज़ी से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में चूँकि हम चीज़ों को नॉन पोलर में कन्वर्ट करते हैं, नॉन पोलर में हम डिज़ोल्व करते हैं, तो जो पार्टिकल है वो टूटते नहीं हैं, वो सिर्फ डिज़ोल्व हो जाते हैं। रिएक्शन करवाने के लिए पार्टिकल्स का टूटना ज़रूरी है, बॉन्ड का टूटना ज़रूरी है। अगर बॉन्ड टूट जाता है तो रिएक्शन तेज़ी से हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है, टाइम लगता है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी स्लो है और इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो है। जो आयोनिक कंपाउंड है वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता है कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज कौन से नेगेटिव चार्ज से किस तरफ से आके मिल रहा है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का अमूमन हम एक डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं, तो ये डायरेक्शनल होता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।